आप सभी का स्वागत है साइको आईएएस चैनल के ऊपर। ये जो स्क्रीन के समक्ष आप देख रहे हैं ये है आपका क्या है, ये है आपका बीपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस। और अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शनल क्या है, आपका ऑप्शनल हो जाता है वहाँ पे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी आपका ऑप्शनल, और उसी से संबंधित हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए और अंत में इसको लाइक कर जाइए। और कुछ डाउट या कुछ लगता है तो नीचे आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके 67 तो हो गया है, 68 बीपीएससी का आपका संपूर्ण विश्लेषण रहेगा। कौन से विषय का? आपके मनोविज्ञान विषय का। ये जो आप 24 नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये मनोविज्ञान, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। क्योंकि अभी जो हमने देखा 67 से क्या हो गया है, आपका जो पैटर्न है पेपर का उसमें भी हमको बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप जो 68 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है ये, कि उनको एक एग्ज़ाम का मेंस का पेपर ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। और मेंस का पेपर कहाँ ढूंढना है आपको मालूम है, चैनल पे आप आ चुके हैं, ठीक है। तो अब तो सब्सक्राइब बनता ही है, ठीक है। तो अगर आप 68 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं होगा कि आपको एक बार पेपर देखने का मौका भी मिलेगा कि किस प्रकार से पेपर मेंस का बीपीएससी पूछ रहा है मनोविज्ञान से संबंधित, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जंप करते हैं सीधे हमारे सिलेबस के ऊपर। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं नंबर 24 मनोविज्ञान, ये है आपका खंड 1 सेक्शन 1। आपको मालूम है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके दो पेपर होना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो आपका होता है वो एक प्रकार से बेसिक साइकोलॉजी जो आपकी होती है उस पर निर्भर करेगा। और जो सेकेंड पेपर होता है इसमें थोड़ा सा बात आ जाएगी आपके अप्लाइड साइकोलॉजी की, ठीक है, यानी अनुप्रयोग साइकोलॉजी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपसे अधिकतर पूछी जाएंगी। तो हम एक एक करके इन शब्दों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हमको बीपीएससी में क्या क्या चीज़ें लिखना है। और वहीं हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की, लेकिन उसके लिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस का हम करेंगे एनालिसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आपको दिया है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, ठीक है। सामाजिक यानी आपकी सोशल और व्यवहारिक विज्ञान में परिवार से मनोविज्ञान का स्थान, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपका जो मनोविज्ञान है इसका जो विषय क्षेत्र है ना, ये लेबोरेटरी से बाहर आके कहाँ आ गया है, आपके समाज और आपके व्यवहारिक विज्ञान में बात होगी, ठीक है। इसमें मनोविज्ञान का क्या स्थान है, ठीक है। आप स्कूल के अंदर जाते हैं जो आपका वहाँ पे आजकल काउंसलर्स होते हैं, अस्पताल में जाते हैं वहाँ भी आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको समाज में और अपने आसपास परिवार में मनोविज्ञान का क्या स्थान है वो चीज़ आपसे यहाँ पे पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी बात करें मनोविज्ञान की पद्धतियाँ, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी पद्धतियों का इस्तेमाल होता है? मनोविज्ञान की प्रणाली तंत्रीय समस्याएं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी प्रणाली तंत्र समस्याएं होती हैं? मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य अभिकल्प, ठीक है। जो रिसर्च मेथड्स है इसमें सामान्य अभिकल्प क्या होता है इनका? मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार, है ना, किस कौन कौन सी टाइप की रिसर्च मेथड्स है, और मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं, ठीक है। ऐसा नहीं है ना, ये भौतिकी तो है नहीं, फिजिक्स तो है नहीं कि 0 से लेके आप 100 तक चीज़ों को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको बता दें, यहाँ पे 0 कभी भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है 5 0 हो, लेकिन जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है उसके लिए 10 0 का मापन किया जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग विधियां होती है मनोवैज्ञानिक मापन की। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ बोल रहा है मानव व्यवहार की प्रकृति। आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है ना, इसका नेचर किस प्रकार से है, इसकी प्रकृति क्या है। फिर मानव व्यवहार का उद्गम कहाँ से होता है और विकास किस प्रकार से होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण, ठीक है। आपके जो जीन्स है, आपका जो अनुवंश है वो, और आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपका पर्यावरण है वो, है ना, क्या इनका आपस में परस्पर कोई संबंध है? आपके व्यवहार से क्या इनका कोई संबंध है? आपके इंटेलिजेंस से कोई संबंध है? ये सब बातें भी इसके अंतर्गत आती हैं। उसी के साथ साथ सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार, ठीक है। क्या आपकी जो संस्कृति है, आप जिस संस्कृति में पले बढ़े, है ना, उसका और आपके व्यवहार का क्या इसका कोई संबंध है? आप मान लीजिए अगर कहीं बिहार में आप पैदा हुए हैं तो वहाँ की संस्कृति, और मान लीजिए अगर आप कहीं जापान या चाइना में कहीं पैदा हुए होते तो वहाँ की संस्कृति क्या आपके व्यवहार में, क्या आपके बिहेवियर में फ़र्क डालती, ये यहाँ आपसे
पूछना चाह रहे हैं। फिर अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया। ये सवाल आपका बीपीएससी में आया हुआ है ऑलरेडी, तो इस बात पे ध्यान देंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया से अर्थात कि आप पहले क्या होते हैं, आप होते हैं पहले शिशु, शिशु से आप बनते हैं धीरे धीरे बच्चा, है ना, चाइल्डहुड में आते हैं, फिर आप बनते हैं थोड़े से एडल्ट, है ना, और एडल्ट के बाद आप जाते हैं ओल्ड एज में। तो इन सब प्रक्रियाओं के दौरान आपका समाजीकरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। आप जब अस्पताल और घर, आप पैदा हुए अस्पताल में या पुराने लोग घर में भी पैदा हुए, ठीक है, तो उसके बाद उनका समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी प्रक्रिया, वो जानना चाहता है बीपीएससी आपसे। और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र की संकल्पना, ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है। ओके, फिर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपका बिहेवियर की बात करेगी, ठीक है, आपके बिहेवियर की बात करेंगे। फिर यहाँ किसकी बात की उन्होंने, आपके डेवलपमेंट की बात की। फिर किसकी बात की, आपके समाजीकरण की बात की, यानी कि आपके सोशलाइजेशन की बात की कि आपका समाजीकरण किस प्रकार से होता है। यहाँ अब बात कहाँ पे आ गई है, आपके बिहेवियर से, व्यवहार से उठ के आ गई है आपके मस्तिष्क में, यानी कि आपके दिमाग में, यानी कि आपके संज्ञान में बात होगी, ठीक है। हमारा जो संज्ञान है, आपका जो मस्तिष्क है, इसमें अनगिनत करोड़ों खरबों क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है। उन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है, आपस में विद्युत आवेग होता है, रसायन फैलते हैं और फिर संचारक फैलते हैं, और क्या मिलता है हमको, संज्ञान हमारा बनता है, ठीक है। तो वही संज्ञान प्रक्रियाओं में क्या पूछ रहे हैं आपसे, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान के सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन, ठीक है, और व्यक्ति पर प्रत्यक्षण। इसका अर्थात यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपकी परसेप्शन की, ठीक है। आप चीज़ों को किस प्रकार से देखेंगे, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, यहीं से आपकी एंट्री किसकी हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी गेस्टाल्टवाद की, ठीक है। गेस्टाल्ट स्कूल की एंट्री हो जाएगी यहाँ से। उसी के साथ साथ प्रत्यक्षण ज्ञान का कार्यात्मक उपागम, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व। तो यहाँ बात किसकी होगी, आपके पर्सनैलिटी की। आप किस प्रकार से प्रत्यक्षण कर रहे हैं, परसेप्शन है आपका, और आपकी पर्सनैलिटी क्या है ना, उसके बीच क्या संबंध है, वो यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। फिर है आपका आकृति अनुप्रभाव, ठीक है, कि आकृति अनुप्रभाव क्या होता है, उसके बारे में आपसे यहाँ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान शैली और प्रात्यक्षिक अपसामान्य, क्यों लोग कुछ परसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे एक छोटे से बालक को कांच के टेबल के ऊपर रखा दिया था, और फिर उसके बाद उसको जो टेस्ट था वो किया गया, और देखा कि कुछ लोगों में क्या होता है, शिशु लोग जो है डेप्थ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये सब बातें उसके अंदर हुई थी। फिर उसी के बाद आती है आपकी सतर्कता, या थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन का मामला आ जाएगा। उसके बाद है आपका अधिगम, जिसमें से आपको हर साल लगभग सवाल देखने मिलेगा अधिगम के बारे में। अधिगम के बारे में क्या पूछ रहे हैं आपसे, संज्ञानात्मक यानी कि आपकी यही संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन, संज्ञानात्मक क्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन उपागम। दो तरह की कंडीशनिंग आप पढ़ते हैं अपने मनोविज्ञान के अंदर, एक पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी पढ़ते हैं अपनी नैमित्तिक यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। फिर अधिगम परिघटना विलोप, लर्निंग के बाद भी हमारा जो विलोप है वो क्यों होता है, जो एक्सटिंक्शन है वहाँ की स्थिति क्यों बनती है। फिर विभेद और सामान्यीकरण, विभेद क्या होता है और सामान्यीकरण क्या होता है। एक स्टिमुलस है ना, और दूसरा क्या होता है, रिस्पॉन्स, किसके अंदर, आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। लेकिन वहीं बात करें आपके क्लासिकल अनुकूलन की, तो वहाँ पे क्या है आपके पास, स्टिमुलस में आपको बिहेवियरिज्म, वहाँ सब वो सब देखने मिलेगा। यहाँ बात कर रहे हैं विभेद, अभिगत, प्रायिकता अधिगम और प्रोग्रामित अधिगम, ठीक है। तो मेन आपको ध्यान किस पे देना है, आपकी ये क्रिया प्रसूत और क्लासिकल कंडीशनिंग पे आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ यहाँ विभेद और सामान्यकरण में भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अगला आता है आपका स्मरण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मरण की बात करें, स्मरण के सिद्धांत, है ना, मेमोरी के सिद्धांत, कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, 4 थ्योरी 4 मॉडल हम पढ़ते हैं अपने साइकोलॉजी के अंदर। फिर उसी के बाद आपको पूछेगा अल्पकालिक स्मृति, यानी कि STM बोल रहा है। फिर दीर्घकालिक स्मृति क्या बोल रहा है, फिर LTM बोल रहा है। स्मृति का मापन किस प्रकार से हम करते हैं, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग परीक्षण हैं जिसपे हम क्या कर सकते हैं, आपकी स्मृति को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा याद हो रहा है तो आप अच्छे हो गए, किसी को कम याद होता है तो वो अच्छा है। इसके अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, उसकी भी बात यहाँ आपसे BPSC पढ़ने को बोल रहा है। फिर आएगा आपका विस्मरण और संस्मृति, आप चीज़ों को भूलते क्यों हैं, फॉरगेटिंग क्यों होती है ना, उसके भी नियम है। वहीं आपने देखा कि एबिंगहाउस जी ने बताया विस्मरण के बारे में, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में, कि आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी आपने स्टडी की, अगर मान लीजिए आपने 1 घंटे पढ़ाई की, तो 1 घंटे में से जब आप उठेंगे तो अगले 8-9 घंटे में आप
50 से 60% चीज़ों को ऑलरेडी भूल चुके होंगे। जो आपने अभी पढ़ा था उसी में से आप 50-60% आप लॉस कर चुके होंगे। उसी के साथ उन्होंने बताया किसके बारे में, उन्होंने बताया अंतर प्रभाव के बारे में। तो वो सब हम करेंगे क्लास के अंदर। फिर अगली बात होती है आपकी चिंतन, है ना। यहाँ बात किसकी होगी, चिंतन की, यानी कि थिंकिंग की। थिंकिंग के अंदर ये सवाल है आपका समस्या समाधान, जो क्या करते हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, वो किस प्रकार से होती है। फिर संकल्पना निर्माण, संकल्पना निर्माण का रचना कौशल क्या है। फिर सूचना प्रक्रिया क्या है, सप्रगनात्मक चिंतन, अभिसारी तथा अपसारी चिंतन। तो इसी में चिंतन के प्रकार हैं, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, वो सब की बात हो रही है। उसी के साथ साथ बालकों में चिंतन के विकास के सिद्धांत, है ना। जो बालक है वो किस प्रकार से चिंतन करेगा और आप जो हैं किस प्रकार से चिंतन करेंगे। आप खुद ही सोचिए, आज आप 20-22 वर्ष के हैं, आपकी थिंकिंग में, और जब आप खुद 8 साल के थे या 10 साल के थे तो आपकी थिंकिंग में कितना फ़र्क था, है ना। तो वही किस प्रकार से बच्चे चिंतन करते हैं, क्या सिद्धांत होता है, क्या वो समाज से सीखते हैं या उनका जन्मजात होता है। तो यही सब चाह रहा है बीपीएससी आप इसको डिटेल में पढ़ें। भले ही वो सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन वो चाह रहा है कि आप इतनी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ें, ठीक है। लेकिन पढ़ना हमारा काम है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगली बात होगी आपकी 8 नंबर पे बुद्धि की, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको लगभग सवाल देखने मिलता ही है। और अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब आपको सारी चीज़ें पढ़नी ही हैं। जो 10, 12, 13 नंबर जो भी दिए हैं पॉइंट, उसमें से आपको उठा के सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें आपको बननी चाहिए। यहाँ आपसे बोल रहे हैं बुद्धि के बारे में, यानी कि आपका इंटेलिजेंस। बुद्धि की प्रकृति क्या होती है, क्या नेचर है बुद्धि का, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि का मापन किस प्रकार से होगा, सृजनात्मकता का मापन, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका मापन किस प्रकार से होगा, ठीक है। बुद्धिमान होना ये नहीं दर्शाता कि जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, जो महिला है, वह साथ ही साथ सृजनात्मक भी होगा, ठीक है। वो क्रिएटिव भी होंगे, ऐसा बोला नहीं जाता है। फिर आएगा आपका अभिक्षमता, अभिक्षमता का मापन, ठीक है। आज जो टेस्ट देते हैं। और फिर सामाजिक बुद्धि की संकल्पना, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको दिया था सबसे पहले गोलमैन जी ने। गोलमैन जी बात करते हैं किसकी, सामाजिक बुद्धि की। ओके सॉरी, यहाँ पे आपको सामाजिक बुद्धि दिया है, यहाँ पे आपको सोशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इमोशनल की बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज था उसमें, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था। तो यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, सामाजिक बुद्धि की संकल्पना की। अब पता नहीं वो सामवेगिक लिखना चाह रहे थे या नहीं, बट ठीक है। आपको पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। अगला आएगा आपका अभिप्रेरण, मोटिवेशन, अगेन इंपॉर्टेंट। मास्लो जी तो आप ये मान के चलिए, आपको भले ही आप साइकोलॉजी में आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा हो, लेकिन मास्लो जी की थ्योरी को आप एकदम तैयार पक्का से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपको सवाल हर पेपर पर देखने मिलता ही है, ठीक है। मास्लो की जो नीड हायरार्की की थ्योरी है उसके बारे में। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं, अभिप्रेरण के उपागम, ठीक है, कौन कौन सी अप्रोच हैं। मनोविश्लेषी सिद्धांत, इस पे से भी सवाल देखा आपने। फिर अंतर्नोद सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी, ठीक है। फिर आएगा आपका यहाँ पे अराउजल वाली आवश्यकता अभिक्रम सिद्धांत। फिर है आपका सदिश कर्षण शक्ति उपागम, आकांक्षा स्तर की संकल्पना, और अभिप्रेरण के मापन, किस प्रकार से हम मोटिवेशन को नापते हैं, मापते हैं। विरक्त तथा विमुख व्यष्टि और प्रेरक, कौन कौन से मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है। अचीवमेंट, मोटिवेशन, नीड फॉर एफिलिएशन, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी, इसी आपके अभिप्रेरण के अंतर्गत आएंगी। अगला है आपका व्यक्तित्व, यानी कि आपका पर्सनैलिटी। ये वो पर्सनैलिटी नहीं है कि वो लड़का कितना सुंदर है या वो लड़की कितनी सुंदर है, क्या चार्मिंग पर्सनैलिटी है ना। तो वो जो हैंडसम और ब्यूटीफुल की पर्सनैलिटी है उससे थोड़ा सा बाहर आइए। और मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करें तो व्यक्तित्व की संकल्पना, ठीक है। तो यहाँ बात करनी है किसकी, व्यक्तित्व की संकल्पना। विशेषक और प्रकार उपागम, ठीक है, अलग अलग अप्रोच है, विशेषक और प्रकार, वो किसमें क्या क्या फर्क है। फिर कारकीय तथा आयामीय उपागम। फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत, फ्रीउड कौन है, फ्रॉइड, अल्पोर्ट, मोरे, कैटल, सामाजिक अभिगम सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना है आपको। फ्रॉइड ने क्या बताया व्यक्तित्व के बारे में, अल्पोर्ट ने क्या बताया, मोरे, कैटल, इन सब लोगों ने क्या बताया। फिर वहीं पढ़ना है आपको क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, यानी कि फील्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है व्यक्तित्व के भारतीय उपागम, गुणों की संकल्पना, व्यक्तित्व का मापन, प्रश्नावली निर्धारण मापनी, मनोमति परीक्षण, प्रक्षमी परीक्षण, प्रेक्षण प्रणाली। इसमें आपको ध्यान देना है, टेस्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। किस प्रकार से आप पर्सनैलिटी का मापन करेंगे, ये भी आपसे चाह रहा है बीपीएससी कि आप पढ़ें। फिर आएगा आपका अगला भाषा और संप्रेषण। भाषा और संप्रेषण के अंतर्गत भाषा का मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। जब आपने जन्म लिया तब से आपको भाषा आती थी या उसके बाद आपने समाज से सीखी या कहाँ से सीखी भाषा, वो सब इसके अंदर बातें होती हैं। उसी के अंदर एक
लेड करके डिवाइस होता है जिसको बताया है चॉम्स्की द्वारा, ठीक है। फिर भाषा विकास का सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर और चॉम्स्की, है ना, स्किनर और चॉम्स्की ने क्या क्या बताया किसके लिए, आपकी भाषाई विकास के लिए, ठीक है। अवशाब्दिक संप्रेषण, कार्यभाषा प्रभावी संप्रेषण, स्तोत्र और ग्रहिता की विशेषताएं, अनुभवी संप्रेषण, ठीक है। तो यहाँ आपको मेन ध्यान देना है इनके सिद्धांत के ऊपर, इनकी थ्योरीज के ऊपर, इस बात का आप ध्यान रखें अगर सवाल आता है आपका भाषा के ऊपर से, ठीक है। ओके, फिर अगला है आपका अभिवृत्तियाँ और मूल्य। आपका क्या एटीट्यूड है इस परीक्षा को लेके, उसकी संरचना, अभिवृत्तियों की बनावट किस प्रकार से होती है, एटीट्यूड के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, अभिवृत्ति तत्व मापन किस प्रकार से, मापन देखिए आपको हर जगह देखने मिलेगा, यूपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, तो हर जगह आपको क्या देखने मिलेगा, आपको मापन ये शब्द देखने ज़रूर मिलेगा। उसी के अंतर्गत अभिवृत्ति मापने के प्रकार, अभिवृत्ति परिवर्तनक के सिद्धांत, किस प्रकार से आप एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं, मूल्य क्या वैल्यूज़ होती हैं, एथिक्स का पेपर नंबर 4 यूपीएससी का, मूल्यों के प्रकार क्या है, मूल्यों के अभिप्रेरणीय गुणधर्म और मूल्यों का मापन, वैल्यूज़ को किस तरह से आप नापेंगे या मापेंगे। फिर है आपका यहाँ पे अभिनव प्रवृत्तियाँ, मनोविज्ञान और कंप्यूटर, व्यवहार का संतांत्रिकी मॉडल, मनोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन, चेतना का अध्ययन, है ना, कॉन्शियस चीज़ का अध्ययन, चेतना की परिवर्तित स्थितियाँ, यहाँ आपकी स्लीप आ गई, निद्रा, ड्रीम्स, अटेंशन और सम्मोहन, आत्मविसुमति, मतलब यहाँ आपको निद्रा के बारे में पढ़ना है, स्लीप में की स्टेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं आप, स्वप्न के अंदर, ड्रीम्स के अंदर ड्रीम एनालिसिस आ जाएगा, ध्यान, अटेंशन की बात हो रही है, अटेंशन के मॉडल्स आ जाएंगे, हिप्नोसिस की बात हो जाएगी कि हिप्नोसिस करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ अलग टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, आत्मविस्मृति। फिर आएगा आपका मादक द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्तन संवेदन वचन। फिर विमानन और अंतरिक्ष उड़ान में मानव समस्याएं, तो ये सवाल आपको यूपीएससी में इस बार आया था, तो इसका आप ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, आपको पढ़ना होंगी। फिर अगला सवाल है आपका मानव के मॉडल। यहाँ किसकी बात हो रही है, मानव के मॉडल पूछ रहा है आपसे, कौन कौन से मॉडल हैं, यांत्रिक मानव, जैविक मानव, संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव और व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के निहितार्थ एक एकीकृत प्रतिरूप, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। तो ये थे आपके 14 पॉइंट्स आपके पेपर 1 के, ठीक है। पेपर 1 के 14 पॉइंट्स थे, इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको एक एक करके उनको उठाना है एंड सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इनमें से कोई भी पॉइंट या कुछ जो है विशेषक वो छूटे ना, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में जब आप बैठेंगे नए पैटर्न के लिए तो उसके लिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मनोविज्ञान के लोग कम लेते हैं इस चीज़ को, तो आपके पास अगर एक वंचन समूह में आप हैं तो वहीं आपको एक फ़ायदा है कि जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा होगा उस दिन मनोविज्ञान भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो घबराना नहीं है, वहीं आपको अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा बना के रखना है। और इसी अभिप्रेरणा के साथ हम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ देखिए लिखा है मनोविज्ञान विचार। मनोविज्ञान के जो विचार हैं उनका विषय, सब्जेक्ट और अनुप्रयोग, क्या उनका एप्लीकेशन है, क्या सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको यहाँ बात हो रही है। ऊपर क्या पढ़ा आपने पढ़ा व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। तो यही बात हो रही है अब व्यक्तिगत भिन्नताएं, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप और हम और आपका पड़ोसी और आपके समाज वाले, आपका नेता और जो सारी चीज़ें हैं, पर्सन ए पर्सन बी से हमेशा भिन्न रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न है, ठीक है। तो इन भिन्नताओं का, विभिन्नताएं हैं, इनका मापन, उसी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उनके प्रकार क्या क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है, अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं, ठीक है। एक गुड टेस्ट क्या होता है और एक बैड टेस्ट क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सीमाएं, कहाँ तक की सीमाएं हैं, कितना ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ की क्या होती है, एक सीमा होती है और कोई भी चीज़ हमेशा 100% पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखें। आपका जीवन, हमारा जीवन, किसी का भी जीवन हो, कहीं भी आप 100% चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। हर चीज़ क्या होती है, अपनी सीमाएं में होती है। और ये सीमाएं कौन तय करता है, मनोविज्ञान के अंदर ये कहते हैं कि जो आपके जीन्स हैं एक प्रकार से आपकी ये सीमा बता देते हैं कि आप इस लेवल तक जा सकते हैं, बशर्ते आप अपने समाज और सीख के चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, बट स्टिल उसकी भी एक क्या होती है, सीमा होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे हम अंदर क्लास के अंदर। तो बात करेंगे अगला मनोवैज्ञानिक विकास, ठीक है। इसी के साथ साथ विकास के अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत विकारों का वर्गीकरण, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स हैं उनका वर्गीकरण कैसे होता है, तथा रोग वर्गीकरण प्रणालियाँ, ये क्या क्या है, तंत्रिका, तापीय, मनस्तापी और मनोदैहिक विकास,
ठीक है, इनका विकास किस प्रकार से होता है ये पूछ रहे हैं आपसे। फिर मनोविकृत व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो क्या है मनोविकृत हैं, दिमाग से थोड़े से आउट हो चुके हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत है ना, ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनके क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरीज हैं। फिर चिंता अवसाद, ठीक है, आपका एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, डिप्रेशन तथा खिंचाव की समस्याएं, अभी खिंचाव की समस्याएं, ठीक है। और फिर अगला है आपका चिकित्सात्मक उपागम। इसमें से आपको सवाल देखने मिलता है तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, साइकोथेरेपीज़ की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है ना। थेरेप्टिक अप्रोच क्या होगी, इसके अंदर साइकोडायनामिक उपागम, मनोगतिक उपागम क्या होता है, व्यवहार चिकित्सा क्या है, बिहेवियर थेरेपी, फिर सीसीटी रोगी केंद्रित चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, और फिर कॉग्निटिव थेरेपी, और फिर ग्रुप थेरेपी, है ना। अलग अलग थेरेपीज़ हैं। तो ये सब आप बीपीएससी में पहाड़ जहाज और वो सब चीज़ें पढ़ते हैं आप, नदी नाला खेल मैदान, तो ये सब आपको नहीं बनता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे किसी कोर्स के अंदर, बहुत ही चीप कोर्सेस है, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से सवाल बनता ही बनता है, एटलीस्ट वहाँ तो आप उसको कवर कर सकें। ओके, अगला बात करेंगे हम नंबर 4 में, संगठनात्मक तथा औद्योगिक समस्याओं से मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। ठीक है, संगठन में क्या होता है, 100 लोग काम कर रहे हैं वर्कर, वो एक ने भी क्या कर दिया, वहाँ पे बलवा मचा दिया, तो बाकी लोग भी क्या करेंगे, वही बलवा वहाँ पे मचा देंगे। ठीक है, तो एक ने भी प्रतिशोध किया तो बाकी लोग भी उस चीज़ में क्या करेंगे, आगे आ जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर अगर एक साइकोलॉजिस्ट होगा या एक मनोवैज्ञानिक वहाँ पे उपलब्ध होगा तो क्या करेगा, वो लोगों को चीज़ें समझाएगा, बताएगा किस प्रकार से मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अंततः ये सब क्या है, ये सब व्यवहार का ही भाग है ना। और व्यवहार को ठीक करना एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकियाट्रिस्ट, इन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से आता है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला है फिर वैयक्तिक चयन। तो जब एम्प्लॉय सिलेक्शन करना है, अगर मान लीजिए एक कंपनी को 100 कपड़ा बनाना है दिन भर के अंदर, तो वो ऐसे लोगों को चयन करेगा जो क्या करें, काम एफिशिएंटली करें, उनका व्यवहार वो जल्दी बोर ना हो। ठीक है, ऐसे लोगों को नहीं लेगा। फिर प्रशिक्षण की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, कार्य वर्क अभिप्रेरणा, कार्य अभिप्रेरण सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत है वर्क वाले, थ्योरी वाले। फिर अभिकल्पन, नेतृत्व प्रशिक्षण, लीडरशिप की अलग अलग स्टाइल होती है, कौन अच्छा नेता बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। ठीक है, और फिर सद्भागी प्रबंध। अगला आएगा आपका यहाँ पे लघु समूह, लघु समूह की संकल्पना, समूह के गुणधर्म, ग्रुप किस प्रकार से होता है, कार्यरत समूह व्यवहार के सिद्धांत, ग्रुप में किस प्रकार से आपको व्यवहार करना चाहिए, है ना। ग्रुप में मान लीजिए 4 लोग जा रहे हैं नॉर्थ साइड, तो आप 3 लोग को छोड़ के अकेले दक्षिण की तरफ नहीं जा सकते ना, आप एकदम साउथ में नहीं जा सकते, है ना। तो इनके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। फिर समूह व्यवहार का मापन किस प्रकार से होता है, अंतरक्रिया, प्रक्रिया विश्लेषण और अंतर्व्यक्ति संबंध, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको लघु समूह के अंदर। इसी के आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं हम सामाजिक परिवर्तन की, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन, समाज परिवर्तन की विशेषताएं, परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक आधार, परिवर्तन का प्रतिरोध, ये तो अति आवश्यक है भारत में अगर आप हैं तो, किसी भी परिवर्तन का क्या होगा, प्रतिरोध, प्रतिरोधी कारक, कौन कौन से कारक हैं वो बताइए, कहीं ना कहीं आपकी रूढ़िवादी सोच विचारधारा यहाँ आ जाती है। फिर परिवर्तन प्रयोजन की बात करें और परिवर्तन प्रवणता की संकल्पना, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर पढ़नी है आपको पढ़नी है सामाजिक परिवर्तन के अंदर, सोशल चेंज के अंदर बात हो रही है यहाँ पे आपकी एथिक्स पेपर 4। फिर मनोविज्ञान तथा अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, आपने पढ़ा ऊपर क्या, आपने ऊपर पढ़ा अधिगम के बारे में, है ना, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग एंड आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग वहाँ पे आपने देखी। उसी के साथ साथ शिक्षार्थी समाजीकरण के कर्ता के रूप में विद्यालय अधिगम स्थितियों में विरोधों से संबंधित समस्याएं, प्रतिभाशाली और संदिग्ध बालक तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं, ऐसा भी होता है, क्या होती है वहाँ पे, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना, अधिगम अशक्तता भी होती है। तो उस प्रकार से कैसे ठीक करेंगे, इसको आपको लिंक करना है किसके साथ, मनोविज्ञान तथा अधिगम प्रक्रियाओं के साथ। तो अगर आपने ऊपर का पेपर 1 सॉलिड किया होगा तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ईजिली लिंक कर पाएंगे। आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे जिसको आप अपने उत्तर में लिखेंगे और आप अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, ओके। सुविधा वंचित समूह की बात करें, ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप जिनको क्या है, सुविधा नहीं मिल रही है। मान लीजिए कोई गांव है जहाँ पे बिजली नहीं गई है, तो हम कह सकते हैं वहाँ क्या है, सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे समूह की बात, ये अलग चीज़ें हैं मनोविज्ञान के अंदर, यहाँ फिजिकल चीज़ें नहीं, यहाँ मनोवैज्ञानिक चीज़ों की बात हो रही है। प्रकार, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सुविधा वंचन के मनोवैज्ञानिक फल वंचन की संकल्पना। ठीक है, तो इनको जो समाज में रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये जो क्या हो रहा है और इकोनॉमिक रूप से सुविधा नहीं मिल रही है ना, इसके लिए जो साइकोलॉजिकल फैक्टर या फल है उसकी संकल्पना की हम बात करेंगे। फिर सुविधा वंचित समूह की शिक्षा, ऐसे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं,
उनको क्या करना है, हमको शिक्षा करना है, मतलब उनको लर्निंग देनी है, चीज़ों को सिखाना है, बताना है उनको। और सुविधा वंचित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं, ठीक है, तो उनमें क्या है, मोटिवेशन की कमी है उनमें, ठीक है। वो चाहते हैं कि नहीं हम यहीं से बिलोंग करते हैं तो हम यहीं रहेंगे, वो ऊपर भी नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। इतना उनके साथ बहिष्कार, उनको वो सब सुविधा से वंचित रखा गया है कि वो डरते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, मोटिवेशन भी लो होता है। तो आपको क्या करना होगा, अभिप्रेरण के बारे में अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, मालूम है, तो आप इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि कैसे हम ऐसे समूहों में मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। अगला आता है आपका मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या। सजातीय पूर्वाग्रह की समस्या, पूर्वाग्रह की प्रकृति, पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति, पूर्वाग्रह का विकास, पूर्वाग्रह का मापन किस प्रकार से होगा, पूर्वाग्रह का सुधार और पूर्वाग्रह और व्यक्तित्व, ठीक है। सामाजिक एकीकरण के उपाय, तो ये 9 नंबर तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि ये क्या होता है। बस आप जो नए नए शब्द देख रहे हैं, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, ठीक है, और एकीकरण समझ गए, मनोविज्ञान तो आपको मालूम ही है। तो इस सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। पूर्वाग्रह क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी, ठीक है। आप और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूर्वाग्रह का शिकार होते ही हैं, ठीक है। ओके, अगला बात करें हम 10 नंबर पे मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उपलब्धि अभिप्रेरण की प्रकृति, है ना, उपलब्धि अभिप्रेरण, अचीवमेंट मोटिवेशन की बात हो रही है। उद्यमशीलता संवर्धन, उद्यमशीलता संरक्षण, प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव, ठीक है। आपकी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरण की क्या प्रकृति होती है, क्या उसको मतलब होता है, आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, है ना, प्रबलन से उसको मतलब होता है। उपलब्धि अभिप्रेरण होता क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है और आपको लिखना है इसके अंदर, है ना। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उद्यमशील लोग, है ना, उनके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, किस प्रकार से वो सोचते हैं, विचार करते हैं, उनकी अभिप्रेरणा क्या होती है, उनका लर्निंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, और उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है और मानव पर इसका क्या व्यवहार पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है 10 नंबर पॉइंट के अंदर। अब चलते हैं आगे, अगला आएगा आपका आईटी कैसे रह जाएगा पीछे। सूचना का प्रबंध और संचरण, सूचना है, सूचना प्रबंध में मनोवैज्ञानिक कारक, सूचना अतिभार, प्रभावी संचरण के मनोवैज्ञानिक आधार, है ना, जनसंचार, मास मीडिया और सामाजिक परिवर्तन में उनकी भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। आप टीवी में एक ऐड देखते हैं और जाके वही तेल साबुन जो भी है आप खरीद लाते हैं, भले ही उसकी आपको ज़रूरत हो ना हो, वो आप लेके आ जाते हैं, ठीक है। आपका काम चल जाएगा यहाँ पे किससे, आपका काम चल जाएगा यहाँ पे नारियल के तेल से, ठीक है। लेकिन आप बजाज आलमंड का इतना ऐड देखते हैं कि जाके वो बादाम का तेल ले आते हैं, ठीक है। देसी बादाम मूंगफली आप खाएंगे नहीं, लेकिन बादाम का तेल अपने शरीर पे लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे विज्ञापनों से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। और इनके क्या मनोवैज्ञानिक आधार है, किस प्रकार से ये जो कस्टमर है ना, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, इसको किस प्रकार से लुभाया जाता है, ये सब क्या है, मनोविज्ञान ही है, ठीक है। ओके, अगला बात करें समकालीन समाज की समस्याएं, खिंचाव का प्रबंध, मद्य व्यसनता तथा मादक द्रव्य व्यसन, ठीक है, जो करते हैं आप, ड्रग अब्यूज़, ठीक है। कोई ड्रग अब्यूज़ किस प्रकार से होता है, ऐसा नहीं कि अल्कोहल या मदिरा के सेवन से ही आप इसका अब्यूज़ करेंगे, लोग चाय से करते हैं, कॉफ़ी से करते हैं, झंडू बाम से करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों से क्या करते हैं, इसका अब्यूज़ करते हैं, है ना। मादक द्रव्य व्यसन, सामाजिक विसामान्य, किशोर अपचार अपराध, विसामान्य का पुनर्स्थापन, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात होगी, पुनर्स्थापन की बात हो रही है, किसका, जो लोग किस में पीड़ित, जो किशोर किस में पीड़ित थे, अपराध के में लिप्त थे, उन लोगों का, और वयोवृद्धों की समस्याएं, ठीक है। तो इन सब, ये सब पेपर किस पे बेस है, आपके एप्लीकेशन बेस पे है, ठीक है। जितना आप अनुप्रयोग करेंगे, जितना आप पेपर 1 को अच्छे से करेंगे, उतना आपको पेपर 2 अच्छे से बनेगा। इसमें कुछ सिर्फ पेपर 2 में आपके कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपके पास नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें तो आप लिंक कर सकते हैं पेपर 1 से। जो 2-4 चीज़ें हैं वो आपको नहीं बनेंगी, ठीक है, तो उसको आप ट्राई करिए फाइंड आउट करने का, है ना, और आप उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने देखा आपका सिलेबस एनालिसिस, पूरा संपूर्ण विश्लेषण। वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अब बन जाता है, एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अभी तक, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और जो अपने बीपीएससी के जो दूसरे भाई बहन बंधु जो भी आपके साथ हैं, है ना, उनके साथ ही आप ये शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको तो ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है कि वो उनको सही चीज़ें मिले, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस आपका रहा ये 68वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। 68 और उसके आगे जो भी होगा
ये जब तक न्यू नोटिफिकेशन या न्यू सिलेबस अपडेट नहीं हो जाता तब तक के लिए वैलिड रहेगा। ओके, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो आप देखिए, ट्राई करिए एनसीईआरटी से, अपनी किताबों से यहाँ वहाँ से चीज़ें बटोरिए, उठाना स्टार्ट करिए और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए चीज़ों को। और मेन ध्यान दीजिए किसके ऊपर, अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, और भी कोई डाउट लगता है आपको तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तथा धन्यवाद। मेन बात यहाँ पे ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, पढ़ें और अपना जो साइकोलॉजी है उसको अच्छे से टॉप करें, नंबर लाएं और साइकोलॉजी को ऊपर लेके जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में बात करेंगे हम पेपर पैटर्न के लिए।